अपनी तरह से प्रदेश की राजनीति में अपना मुकाम तय करते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में हैं। मौर्य साहब, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्तमान परिदृश्य में दिख रही है, उसको आप 2027 के लिहाज से कहां पर पा रहे हैं? ये माइक ले लीजिए। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य है, वो बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रही है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसानों को लाभकारी मूल्य न मिलना, छुट्टा जानवरों द्वारा किसानों की फसल चर के चौपट कर देना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा न किया जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की बदहाली, यहाँ तक कि सरकार बंद करने पर आमादा थी, किंतु अपनी जनता पार्टी के विरोध के स्वरूप यद्यपि वो रुक गया, फिर भी अभी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पूरा प्रदेश जंगलराज, गुंडाराज का पर्याय बन गया है। पूरे प्रदेश में रोजाना आए गए दिन, यूं कहिए प्रतिदिन 10-5 जिलों में किसी न किसी SC ST OBC नौजवान की हत्या होना, SC ST OBC समाज की महिलाओं को दुराचार बलात्कार का शिकार बनाया जाना आम बात हो गई है। सरकार हर 500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने की योजना तो बना सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार पूरी तरीके से मौन है। यूं कहिए कि हिंदू मुस्लिम फसाद के बिना पर यह सरकार सत्ता में बने रहने का सपना देख रही है। स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश की जनता पूरी तरीके से आज परेशान है, पीड़ित है, बदहाल है, और वर्तमान में जो अभी अभी तत्काल प्रभाव से एक ज्वलंत समस्या पैदा हुई है कि गैस सिलेंडर गायब हैं। कल से पेट्रोल पंपों पर भी पेट्रोल डीजल की महामारी हो गई है। यानी कुल मिलाकर के आज प्रदेश और देश की जो बदहाली है वो बद से बदतर दौर से गुजर रही है। ऐसी हालत में 2027 उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ संकल्प के साथ अपनी जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी तैयारी में लगी है। और हम समझते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश को खुशहाल देखना चाहेगा, इस परिवर्तन के दौर में वो अपनी जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। अच्छा, एक चीज और भी है मौर्य साहब कि आपने अलग अलग समय पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अलग अलग पार्टियों को अपना सहारा दिया, अलग अलग नेतृत्व को आपने देखा, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है उत्तर प्रदेश जैसे जैसे आगे बढ़ना चाहिए उस तरीके से आज भी आप कह रहे हैं कि नहीं बढ़ा, तो इसको क्या माने कि भाई राजनीतिक दलों की कमी है या जो राजनीतिक दलों के नेतृत्व करता है उनकी कमी है? क्योंकि आपने तो सबके साथ
अलग अलग समय पर इस प्रदेश को बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री रहे वो शायद फिर उनकी सरकार में आपने बदला भी, मतलब एक सरकार आपने देखी, फिर दूसरे में, तीसरे में आपने कई बार लोगों को मौका दिया जो राजनीतिक दल चलाते हैं, लेकिन आपकी उम्मीद पर न तो वो खरे उतरे और ना आज प्रदेश खरा उतर पाया। देखिए, एक वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर आधारित पार्टी बहुजन समाज पार्टी का अभ्युदय हुआ था। कमोबेश बाबा साहब के मिशन पर, मानवर कांशीराम जी के निर्देशन पर 4 बार बीएसपी सत्ता में भी आई। यद्यपि 3 बार का कार्यकाल बहुत संक्षिप्त था, 1 बार पूर्णकालिक सरकार थी, लेकिन उस समय विकास भी गांव गली कूचे तक पहुंचा। गांव गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछा, गरीबों की बस्तियों में भी बिजली पहुंची, पेयजल की व्यवस्था की गई, चाक चौबंद कानून व्यवस्था था, गुंडे माफिया अपराधी थर-थर कांपा करते थे, और यहां तक कि गुंडे माफिया अपराधी या तो जेल की सलाखों में थे या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। लेकिन परिस्थितियां बदली कि तत्कालीन बीएसपी की नेता बाबा साहब के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन से हटकर एक नया रास्ता शुरू किया, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के कारण वो दुर्गति को प्राप्त हुई। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन और मानवर कांशीराम जी का नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा था, तब तक बीएसपी परवान चढ़ी, सत्ता में भी सफलतम पार्टी के रूप में रही। लेकिन जैसे ही विचारधारा से हटी, आज उसकी यह दुर्गति है कि एक विधायक पे आके खड़ी हो गई। रही बात, सरकारें आती और जाती हैं, ये लोकतंत्र का एक नियम है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, जनहित के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, और उन तमाम ज्वलंत मुद्दों का मैंने आपके बीच में उल्लेख भी किया। सरकार का उसे कोई सरोकार नहीं। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ही आज सत्ता पार्टी का एक स्लोगन हो गया, आधार हो गया। वो समझती है कि एक ऐसा नाजुक मुद्दा है जिसके बिना पर हम लोगों का सेंटीमेंट उभार कर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा सकते हैं। हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को भी एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, और साथ ही साथ जब हिंदू मुस्लिम होता है तो उस समय बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान समस्या, स्कूल बंदी, कानून ध्वस्त कानून व्यवस्था या जंगल राज, ये सब लोग भूल जाते हैं और हवा में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके सहारे अभी तक भाजपा सत्ता में रही। लेकिन अब पानी नाक के ऊपर हो गया है। आम जनता भी समझ गई है हिंदू नारा इनका एक धोखा है, क्योंकि जब सरकार को वोट लेना होता है, जब सरकार बनानी होती है, तो एससी एसटी ओबीसी को भी हिंदू कह के अपने पाले में खड़ा करने में कोशिश करते हैं और सफल भी होते रहे। लेकिन जब अभी अभी यूजीसी कानून आया, जिससे एससी एसटी ओबीसी और के साथ विश्वविद्यालय में हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए एक कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार ने लाई, तो वहां देखा गया कि कुछ मुट्ठी भर लोग, जिनका इस कानून से कोई नुकसान नहीं था, उनके हकों अधिकारों पर कोई डकैती नहीं थी, फिर भी वो विरोध किए। यानी एससी एसटी ओबीसी यदि हिंदू है तो उसके हित में लाए गए कानून का विरोध किसने किया? हिंदू ने ही किया। किसी मुसलमान ने नहीं किया, किसी ईसाई ने नहीं किया, किसी बौद्ध ने नहीं किया, किसी जैन ने नहीं किया, किसी पारसी ने नहीं किया। कौन किया? सवर्ण हिंदू ने किया। तो इसका मतलब अब जो इनका हिंदू का एक मकड़ जाल था, उसमें भी कहीं ना कहीं छेद हुआ है, और वो हिंदू होने का भ्रम भी अब खत्म हुआ है। स्वाभाविक रूप से 2027 में ना हिंदू मुस्लिम चलेगा, ना मस्जिद मंदिर चलेगा,
अब उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े वो मुद्दे चलेंगे जिन पर नौजवान परेशान, किसान परेशान, गरीब परेशान और गांव के लोग परेशान, गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब परेशान हैं। स्वाभाविक रूप से अब 2027 परिवर्तन का वर्ष होगा, बदलाव का होगा। जो हमने नारा दिया यूपी बचाओ भाजपा हटाओ, शायद 100% वो संकल्प अब पूरा होगा। स्वामी जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि आपने पार्टियों को ज्वाइन किया, उनको आगे बढ़ाया, राष्ट्रीय पार्टी बनाया, सरकार में लाए, कई पार्टियों को मैंने देखा, लेकिन अब आपने अपनी पार्टी बना ली। 2027 में आपकी राजनीति क्या होगी, कैसे होगी? क्या अपनी पार्टी चलाएंगे या कहीं किसी और पार्टी को बढ़ाने का मन बनाएंगे? अगर आप खुलासा कर सकें तो। पहली बात तो भाई प्रदीप जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये भी जानते हैं कि वैचारिक मतभिन्नता के चलते ही मुझे पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर काशीराम जी की सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के तहत ही अपनी जनता पार्टी का गठन हुआ है और उन्हीं के विचारों पर संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के दौरे का भी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के 54 जिलों का दौरा विधानसभा और जिलावार कर चुके हैं। शेष बचे हुए जिलों का दौरा मेरा बन चुका है, जिसमें अब आगरा मंडल, बरेली मंडल से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले बाकी हैं। स्वाभाविक रूप से 2 दौरे में वो भी मेरा पूरा क्रम पूरा होगा। तो अगर हम वैचारिक लड़ाई कर ले रहे हैं और विचारधारा पर पार्टी खड़ा कर रहे हैं तो किसी और पार्टी को मजबूत करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, इतना जरूर है कि आज उत्तर प्रदेश अभिशप्त उत्तर प्रदेश बन गया है, जहां पर सभी परेशान हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए, चाक चौबंद कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए, गरीबी महंगाई पर रोक लगाने के लिए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर सम्मानजनक रोजगार दिलाने का रास्ता प्रशस्त करने के लिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने की दिशा में अपनी जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। समान विचारधारा के लोग यदि इस लड़ाई में कोई भी साथ देने के लिए तैयार होता है तो उससे हाथ मिलाने में हमारा कोई गुरेज नहीं होगा, लेकिन अपनी जनता पार्टी चलती रहेगी, क्योंकि ये विचारधारा का कारवां है। ये केवल सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के साथ साथ, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी हमारा मकसद है। इसलिए अपनी जनता पार्टी किसी और पार्टी का न जिंदाबाद बोलने वाली है, न किसी और पार्टी को कोई महत्व मिलने वाला है। समान विचारधारा के लोगों के साथ बात भी हो सकती है, हाथ मिलाया भी जा सकता है और साथ ही साथ अन्यथा हमारी पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं पर चल रही है। 2 चीजें जो आपने कही, एक तो यूजीसी का जो आपने मसला उठाया था अभी, उसमें सवर्णों की तरफ से बस इतनी बात कही जा रही थी कि हमारी पूरी उसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारी सुनवाई भी हो, हम पर केवल आरोप न लगे और कमेटी में उनके जो सवर्ण हैं उसको भी एक शामिल किया जाए, ये उनकी डिमांड थी। तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? दूसरा, जिस तरीके की स्थिति बनी है, जब आप किसी के साथ अन्याय ना हो कहते हैं, तो उस स्थिति में अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, तो क्या उसको अनसुना कर दिया जाए? देखिए, आपकी अपनी बात जायज है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कुल 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 38 केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर फॉरवर्ड हैं,
यूजीसी इक्विटी कमेटी के लिए भेदभाव रोकने के लिए जो कमेटी बनेगी वाइस चांसलर की देखरेख में बनेगी। और जब 47 में 38 वाइस चांसलर सवर्ण हैं, फॉरवर्ड हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवर्णों के हितों की अनदेखी वो कतई नहीं कर सकते, क्योंकि खुद उस जमात से आते हैं। इसलिए किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसकी जो सुपर चेयर है वो फॉरवर्ड के हाथ में है। एक चीज। दूसरी चीज, जो शेष 7-8 विश्वविद्यालय बचे हुए हैं उसमें भी आरएसएस मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जब फॉरवर्ड हैं या आरएसएस मानसिकता के लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि कतई वो सवर्णों के विरोध में कोई ऐसी व्यवस्था या कमेटी नहीं बनने देंगे जिससे उनका अहित हो। इसलिए डर और ये भय केवल हवा हवाई है, इसकी व्यवहारिकता समझ में नहीं आती। कमेटी एक बार बनने के बाद जो अगर लागू हो गया तो कमेटी नहीं बदली जाती है। वीसी तो मान लीजिए आपकी पार्टी कल को आपकी सरकार बने, आप वीसी अपने मर्जी का रख लीजिए, ये होता है। वो सवर्ण नहीं भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो बात आपने कही है उससे ऐसा लग रहा है कि सवर्ण ही है जिसने सबसे ज्यादा इस समाज में दलितों और पिछड़ों और बाकी मतलब जो रेस्ट ऑफ दी लेस देन सवर्ण है, सबसे ज्यादा अत्याचार उसी ने किया है। आज पंडित भी पान की दुकान लगाकर बैठा है, ठाकुर चक्की लगाकर बैठा हुआ है। और ऐसा नहीं है, आर्थिक विषमता इस तरीके की है मौर्य जी समाज में कि अलग अलग तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अति पिछड़े समाज से आते थे और आज किसी जगह पे नेतृत्व कर रहे हैं। आप खुद हैं जो पॉलिटिकल लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, आजादी के लगभग 8 दशक पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये कौन ऐसे लोग हैं जो आज भी किसी आदमी के सिर, किसी आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर पेशाब करना, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करके खुशियां मनाना, किसी बैकवर्ड के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद हटने पर मुख्यमंत्री आवास को गोमूत्र और गंगाजल से धोना, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति को ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में जाने से रोक देना, एक दूसरे राष्ट्रपति दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में वर्तमान राष्ट्रपति को अंदर प्रवेश से रोक देना, जबकि उनके ही अधीन एक मंत्री गर्भगृह में बैठकर पूजा कर रहा है। यही नहीं, 2 भागवताचार्य जो भागवत कहने के महारथ हैं, उनकी चुटिया उखाड़ लेना, बाल बना देना, यहां तक कि महिला मूत्र से छिड़क कर उनको पवित्र करना। यह क्या दर्शाता है? शंभू का सर काटा जाना, एकलव्य का अंगूठा काटा जाना, आज भी तमाम रोहित वेमुला जैसे कांड होना। विश्वविद्यालयों में अभी मैं 2 ताजा उदाहरण देता हूं, जिसको मैंने विधान परिषद में भी उठाया था। आईएमएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीट थी, टेस्ट हुआ, 8 बच्चे आए, 8 में एक ही लड़का बैकवर्ड क्लास का था 5वीं नंबर पर, 5 के नीचे 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद का 3 का एडमिशन हो गया, 5 में जो 5वें नंबर पर था प्रजापति समाज का लड़का, उसके आगे लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल। यही नहीं, अभी एक सोनकर समाज का लड़का बीएचयू में 7 बार 11 क्वालिफाइड किया, पीएचडी एडमिशन के लिए परीक्षा दिया, टॉप आया, एडमिशन लेने गया तो एक प्रोफेसर ने कहा तुम जाके जूता में पॉलिश करो, तुम पीएचडी करके क्या करोगे। धरने पर बैठा, हम भी सोशल मीडिया पर सपोर्ट किए। 10 दिन बाद प्रोफेसर आके गलती माना, उसका लगे एडमिशन कराया। यही आपके अंबेडकर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में एक धोबी समाज का लड़का पीएचडी कर रहा था, उसकी थीसिस जमा हो चुकी है, रिजल्ट आना था, बिना किसी कारण वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय से निष्कासन का उसको पत्र पकड़ा दिया।
हमारे पास जानकारी आई, मैंने अपने पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भेजा, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको सपोर्ट किया। नतीजा हुआ वाइस चांसलर अपनी गलती को रियलाइज किए, उसका जो निष्कासन था निरस्त किया। तो स्वाभाविक रूप से आज भी ये भेदभाव हो रहा है। आखिर एक ही वर्ग भेदभाव का आधार क्यों बनता है? आखिर आज इसी देश में दो राष्ट्रपतियों को, एक को ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया, एक को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया। क्या उनका यह अपमान नहीं है? वाइस सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट पर जूता फेंका जाता है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट का है। और भी तमाम वहां चीफ जस्टिस हुए आजादी से लेकर आज तक, फॉरवर्ड भी हुए, दूसरे पर नहीं जूता फेंका गया, एक ही पर क्यों फेंका गया? क्या वो अपमान नहीं है? भागवताचार्य की चोटियां उखाड़ी गई और बेइज्जत किया गया, महिला मूर्छ से लेप किया गया, क्या वो अपमान नहीं है? मध्य प्रदेश में एक मशहूर कथावाचिका को पीठ से उठा दिया गया कि तुम बैकवर्ड क्लास की हो, तुम कथा नहीं कह सकती हो। वहीं पर एक यादव जो धर्मनिष्ठ था, बड़ी मोटी चोटी रखा था, उसकी चोटी उखाड़ लिया गया, ये कह के तुम ये है चोटी इतनी मोटी क्यों रखे हो? तो आखिर क्या ये अपमान नहीं है? लेकिन आज एक शंकराचार्य का अपमान हो गया तो पूरे देश में एक वर्ग विशेष के लोग हाय हल्ला मचा रहे हैं। क्या SC/ST का अपमान नहीं है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान नहीं है? क्या दो राष्ट्रपतियों का अपमान नहीं है? क्या दो भागवताचार्य का अपमान नहीं है? क्या कथावाचक महिला पिछड़े वर्ग की है उसका अपमान नहीं है? क्या यादव की चुटिया उखाड़ी गई अपमान नहीं है? तो स्वाभाविक रूप से आज ये जो विषमता का व्यवहार किया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से इसके पीछे कहीं न कहीं एक ऐसा वाद है जिसको हम मनुवाद कहते हैं, या यो कहिए ब्राह्मणवाद है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये मानसिकता रहेगी, जब तक हम सब एक हैं, आपने एक नारा दिया है हम भारत के लोग, जब तक हम भारत के लोग की भावना नहीं पैदा होगी तब तक ही भेदभाव होता रहेगा। और जब तक भेदभाव होता रहेगा, भेदभाव खत्म करने के लिए कानून बनते रहेंगे। यही सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था जिस पे कानून बना था, और यही संविधान की मंशा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वर्ण और पंथ के आधार पर भेदभाव न हो। स्वामी जी, चूंकि आपके पास भी समय कम है, आपको भी तमाम अन्य कार्यक्रमों में जाना है, एक आखिरी सवाल है कि बहुत जो मेरे पास खबर है, कई पार्टियां आपके कांटेक्ट कर रही हैं कि आप उनकी पार्टी में आइए और बड़ा पद ऑफर कर रही हैं आपको। क्या आप वो पद स्वीकार करेंगे? क्या दूसरी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? पहली बात तो माननीय विश्वकर्मा जी, मैं 6 बार कैबिनेट मंत्री का शपथ लिया हूं, 3 बार नेता विरोधी दल भी रहा हूं, विधान परिषद में नेता सदन भी रहा हूं। कौन सा पद बचा है जो हमको लोग देंगे? एक चीज। दूसरी चीज, अब पार्टी में देने के लिए बनाया हूं, मांगने के लिए नहीं। अगर विचारधारा पर ये लोग खरे उतरते तो हमको पार्टी बनानी नहीं पड़ती। आज क्या हो रहा है? देश बेचा जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देश के करोड़ों नौजवान को मोहताज जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, रोजी रोटी छीनी जा रही है, हाली क्वालिफाइड लड़के चाय बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो बदहाली का जिम्मेदार है आखिर है कौन? इसलिए आज अपनी जनता पार्टी का गठन हमने कहा केवल सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी है। इसलिए ना किसी के प्रलोभन में, ना किसी के वादे में, ना किसी के लालच में, कहीं कोई भी लालच, प्रलोभन, पद अब मुझको इस रास्ते से भटका नहीं सकती है।
समान विचारधारा के लोगों के साथ बातचीत करने का दरवाजा खुला है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, बल्कि जो भी आएगा उसका स्वागत करता हूं, उसको साथ खड़ा करूंगा, उसको साथ लेके उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार बहाऊंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आज की खबर में अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सोफी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के खबर के इस संवाद में हम भारत के लोग शीर्षक के साथ हम भारत के लोग की भावना पैदा हो, इन अपेक्षाओं के साथ हम आपके आज की खबर मीडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।